नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रत्यूष में। फरवरी का करंट अफेयर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, फरवरी 2020 का। और आज का हमारा टॉपिक है इनर लाइन परमिट यानी कि ILP। तो गाइस पहले ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो मणिपुर ने अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। और पोर्टल का काम ये है कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको वो ILP यानी कि इनर लाइन परमिट इशू करेगा। क्या होता है इनर लाइन परमिट, क्यों ज़रूरत पड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की और कैसे ये काम करेगा, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो आप जब वेबसाइट पे उनकी जाएंगे तो ये पहला पेज ही उनका आता है, वेलकम टू मणिपुर द ज्वेल्ड लैंड। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ईज़िली आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ न्यूज़ में और बातें हैं कि जो एप्लीकेंट है, जिनको अप्लाई करना है इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाके, वो वहाँ पर जाकर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। कुछ पैसे उसमें लगेंगे आपको कोई परमिट चाहिए तो, और साथ ही साथ उसकी एक प्री प्रिंट यानी कि पहले से आप प्रिंट करवा के उसकी एक रिसिप्ट रख लेंगे कि जब आपको कहीं पे जाना है, जहाँ पर जाना है, जिसके लिए आप परमिट ले रहे हैं, वहाँ जाने से पहले ही वो चीज़ आपके पास मौजूद हो। तो अगर ऐसा होगा तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और साथ ही साथ ये ईज़ी होता है मैनुअल वर्क से। तो आइए अब समझते हैं क्या होता है ILP। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ILP एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर आपको इन स्टेट्स में ट्रैवल करना है तो आपको ये ज़रूरी होगा। और ये आपको अलाउ करेगा, आपको यानी कि इंडियन सिटीजन को, तो आपको अलाउ करेगा कि वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। कहाँ पर? उस स्टेट में जो स्टेट ILP सिस्टम यानी इनर लाइन परमिट सिस्टम को फॉलो करता है। तो कौन से स्टेट है वो? और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको यानी कि इंडियन सिटीजन को इसकी ज़रूरत है तो फॉरेनर्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ये एक ऐसा परमिट है जो ILP की भांति है, लेकिन वो ये फॉरेनर्स के लिए है। इससे वो अपने टूरिस्ट प्लेसेस पर जा सकते हैं परमिट लेके, जैसे कि ILP जो हमारे डोमेस्टिक यूज़र जो इंडियन सिटीजन है, जैसे वो ILP लेके वहाँ जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ है, कौन कौन सी जगह हैं। तो 4 स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ILP इन फोर्स है। तो उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम पहले से थे। नागालैंड में यहाँ पर एक जगह है दीमापुर, वो पहले नहीं थी एक जगह, लेकिन अब वो भी हो गई है। देखिए लिखा है दीमापुर, वो जगह नहीं थी लेकिन अब वो भी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। मणिपुर चौथा यानी कि मोस्ट न्यूली फॉर्म्ड है, ये अभी 1 जनवरी को बना है। और जो दीमापुर है नागालैंड का ये एरिया, ये पहले नहीं था लेकिन अब ये भी ILP के अंतर्गत आता है। तो ये ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो दीमापुर नाम की जगह थी, क्या वो ILP में आती थी कि नहीं। तो अगर आपको ये पता हुआ नागालैंड में है तो आप टिक कर देंगे। तो नागालैंड में होने के बावजूद ये ILP में नहीं था, इसको अब ILP में डाला गया है। तो इसको, इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपने ये देखा फ़िलहाल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जगह यहाँ पर है। तो इसमें कुछ बातें समझने योग्य हैं कि अगर कोई आदमी जो कि इन स्टेट्स में जा रहा है तो ज़रूरी है कि वो स्टेट का ही हो, स्टेट का ही हो। और साथ साथ ये चीज़ पहले से प्री स्पेसिफाइड होगी, उस परमिट में लिखी होगी कि वो वहाँ कितने दिनों तक रह सकता है। तो उस स्टेट का ही नागरिक होना चाहिए, और अगर नहीं है वो, तो उसको वहाँ पर जितने दिन की परमिशन है उतने दिन रहेगा, उससे ज़्यादा दिन वो नहीं रह सकता है, ओवर स्टे नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य थी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ज़रा ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आप जान रहे हैं हमारी हिस्ट्री ब्रिटिशर्स रहे हैं हिस्ट्री में बहुत बड़ा पार्ट, तो उनका भी योगदान है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, यहाँ से ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और उनका बेसिकली कहना ये था कि हम भैया ILP नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में इसलिए ला रहे हैं ताकि यहाँ की जो ट्राइब्स है, जिनकी उनको बहुत ज़्यादा केयर थी, सरकास्टिकली जो ट्राइब्स है उसको बचाना चाहते हैं ILP बना के। लेकिन इसके पीछे असली रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो इन ट्राइब्स से अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करें और उनको बेनिफिट हो। तो बेसिक जो उसके पीछे रीज़न वो ये था कि वो अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को बचाना चाहते थे। एक चीज़ याद रखिए कि इंडियंस, जैसे हम अभी कह रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स उस समय उनको ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बुलाते थे।
तो ये ब्रिटिश सब्जेक्ट जो टर्म था इसको 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने हटा के सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ILP जो इशू होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो एन ILP इशूड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं कि सेंट्रल या स्टेट, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगा। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और याद रखिए कि ILP लेने के 2 तरीके हैं, पहला हमने ऑनलाइन जान लिया और दूसरा फिजिकल, मतलब कि फिजिकली भी बनवा सकते हैं मैनुअली आप वहाँ जाकर। इन दोनों तरीक़ों से जब आपको परमिट मिलेगा तो उसमें डेट ऑफ ट्रैवल लिखी होगी, कि पहली चीज़ तो ये कि उसमें डेट लिखी होगी कब से कब तक आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर एरिया लिखा होगा जिस एरिया में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी नागालैंड के नॉर्थ रीजन में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर आप नॉर्थ की जगह आप साउथ में पाए गए तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी परमिट में वो पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पर आप टूरिज़्म की बात कहकर आप वहाँ पर गए थे। फ़िलहाल यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात आई है तो ये कुछ स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न की कैपिटल्स के बारे में देखते हैं। जल्दी देख लेते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक रिवीजन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की अगरतला है। तो इन सारे जो स्टेट्स हैं इनकी कैपिटल याद रखिए। कभी भी क्वेश्चन में डाल देते हैं कि असम की कैपिटल ईटानगर में हुआ, तो असम की कैपिटल ईटानगर नहीं है, वो दिसपुर है, तो इस वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन सही करा सकती हैं। आगे देखते हैं कि स्टेटस क्या है अलग अलग स्टेट में इनका। तो मेघालय जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ILP नहीं है, तो अभी है नहीं यहाँ पर ILP, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो उन्होंने अपने यहाँ कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन अभी ये ILP तक नहीं पहुँच पाए हैं। हालांकि जो अमेंडमेंट्स हैं वो कुछ ऐसी लॉज बताते हैं जिसमें नॉन रेजिडेंट जो विजिटर है वहाँ पर उनको स्वयं को रजिस्टर कराना पड़े, तो मतलब ये एक तरीके का हिंट है कि आगे जाके यहाँ पे ILP आ सकती है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेट देखते हैं असम। तो असम में ILP को लाने की मांग बहुत चल रही है, और जैसा कि आप जानते हैं असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद, ये जो परिषद है ये बहुत दिन से बात कर रही है कि पूरे स्टेट में हमारे आप ILP को लगाइए, उसको फॉलो कराइए। हालांकि यहाँ के फिनेंस मिनिस्टर यानी कि असम के फिनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि हम अभी बिल्कुल भी ILP लगाने के मूड में नहीं है अपने स्टेट में, तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये बातें यहाँ पर हुई है। बात करते हैं मणिपुर की, जो बिल्कुल रीसेंट स्टेट है जहाँ पर अभी ये चीज़ बनाई गई है। तो यहाँ आप ये समझिए कि 1 जनवरी 2020 से शुरू हो गया ILP यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और 4 तरह के परमिट देखते हैं, टेम्प्रेरी, रेगुलर, स्पेशल और रेबल परमिट। समझ सकते हैं नाम से कि कुछ दिन के लिए आप जा रहे हैं, रेगुलरली आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, स्पेशल किसी स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, तो लेबर का काम है आपको, तो उस वजह से आप जा रहे हैं। यहाँ पर ये बात समझना है कि जो मणिपुर पीपल्स बिल 2018 एक यहाँ पर पास हुआ, और इसको स्टेट असेंबली ने यूनानिमसली यानी कि एक मत से पास किया। तो ये जो चीज़ है वो रेगुलेट करती है ऐसे लोगों पर जो मणिपुर से नहीं हैं या फिर वहाँ से वो बाहर के लोग हैं। तो मणिपुर के जो लोग नहीं हैं या वहाँ के बाहर हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए जो बिल लेकर आया उसका नाम था मणिपुर पीपल्स बिल 2018। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए एक और चीज़ इसमें आती है, फ़िलहाल इम्पैक्ट अभी हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ अच्छी समझ लेते हैं कि जो ये आया है हमारा इनर लाइन परमिट की यहाँ बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। तो ज़रा एक बार ये देख लेते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कैसे ये रिलेटेड है, किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस पर प्रभाव डालेगा और ये उस पर प्रभाव डालेगा। तो पहली चीज़ आप ये जानते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये इनेबल करता है, यानी कि ये कहता है कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूज़ीज़ हैं, ये टर्म याद रखिएगा, नॉन मुस्लिम रिफ्यूज़ीज़ मतलब ऐसे रिफ्यूज़ी जिसमें मुस्लिम नहीं आते हैं। और वो कौन कौन से रिफ्यूज़ीज़ हैं? जी हाँ, वो 6 रिफ्यूज़ीज़ का नाम है। हिंदू पहले, दूसरे जैन्स, बुद्ध हैं, उसके बाद सिख्स भी इसमें आते हैं, पारसीज़ और साथ ही साथ क्रिश्चियन। ये 6 ऐसे हमारे रिलीजन्स हैं जो कि इससे हटाए गए हैं, मतलब कि मुस्लिम्स को इसमें नहीं रखा गया है। उसके अलावा जितने भी ये 6 रिलीजन हैं इन सभी को
अगर ये 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हैं, 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर ये भारत में आए हैं, तो इन सभी को अनुमति होगी इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, लीगल मेंबरशिप बनेगी। एक और बात यहाँ याद रखने योग्य है कि ये सभी लोग के लिए 3 कंट्री नॉमिनेट है कि वहाँ से आए हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। इन 3 कंट्रीज़ से आए हुए नॉन मुस्लिम लोग जो कि हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन हैं, और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं, तो इनको लीगल मेंबरशिप मिलने की बात कही जा रही है। एक और बात यहाँ पे समझिए कि अगर इनको लीगल मेंबरशिप मिलने की बात कही जा रही है तो इससे समस्या क्या है कि अगर इस CAA में हमने ILP नहीं जोड़ा, यानी कि इनर लीगल परमिट हमने नहीं जोड़ा, इनर लाइन परमिट अगर हमने नहीं जोड़ा, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जो लोग CAA से लाभ ले रहे हैं वो भी इन स्टेट के सिटीजन बन जाएंगे, तो बेसिकली ILP का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब अगर हम CAA में ILP जोड़ देते हैं, यानी कि इनर लीगल परमिट ऐड करके इसको लाते हैं, तो ऐसे रिफ्यूज़ीज़ जो कि नॉन मुस्लिम रिफ्यूज़ीज़ लोगों का वो अधिकार छिन जाएगा कि वो इन स्टेट्स में जाके रह पाएँ जो कि ILP सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश आपका, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन चारों स्टेट में फिर वो जाके रहने की अपनी जो आज़ादी है उसको खो देंगे। फिर डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पर कि वो इनको अलाउ करती है अपने आने को या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी समझने वाली। अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो कुछ स्टेट जैसे कि असम हो गए, असम और त्रिपुरा, अब ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कनेक्टेड है बांग्लादेश से, काफ़ी अच्छा है, इनका बॉर्डर बनता है। तो इसमें इनका कहना है कि यहाँ से बंगाली स्पीकिंग पीपल काफ़ी संख्या में यहाँ आते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ ILP हो, जिससे CAA आने पर ये लोग हमारे यहाँ रहने न लग जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा असम, त्रिपुरा में, असम में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा CAA का विरोध हो रहा था। चलिए, तो हम समझ गए ये क्या चीज़ थी, कैसा कनेक्शन था हमारा CAA के साथ ILP का। तो अब आते हैं इम्पैक्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक इनकन्वीनियंस और फियर इन नॉन ट्राइब्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो समझते हैं। पहली बात, अगर इकोनॉमिक करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ की जो है, कि बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं घूमने, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि किसी को एक जगह घूमना है तो पहले पूरा परमिट बनवाए, फिर डर डर कर वहाँ पर जाए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी उसको। और साथ ही साथ ये जो विज़िटर आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी। पूरे इंडिया में वो जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टूरिज़म प्लेस हैं और वहाँ वो जाने के लिए मना किया जा रहा है या उनको स्पेशल परमिट लेना पड़ रहा है, तो ये चीज़ इनकन्वीनियंस कॉज करेगी। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका ये मानना है कि भैया हमारे इंटरेस्ट कहाँ हैं, हमारे हितों की जो अनदेखी की जा रही है उसकी बात कौन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर, ANSAM, इसका फुल फॉर्म है ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर। ये जो ग्रुप है वो कहता है कि मणिपुर की जो ILP की गाइडलाइंस हैं उसमें माइग्रेंट की या जो बाहर से प्रवासी की जो डिफिनेशन दी गई है वही सही नहीं है, उसके अगेंस्ट से बात करता है। तो ये ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें ये फेयर हो रहा है कि आप हमारे इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ट्राइबल इंटरेस्ट पर ही आप जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो इससे पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड में दामीपुर ऐसा एरिया है जो कि अब जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नया चैनल है और आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे, तो हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स आप तक लाते रहेंगे। कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ एक्स्ट्रा आप बताना चाहते हैं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन और अपने कमेंट वहाँ पर बिल्कुल दिल खोल के लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई भी करूँगा।
तो गाइज़ आज हमने पढ़ा इनर लाइन परमिट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप कि आपको मज़ा आया हो। तो गाइज़ ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। और अगर आपको और बाकी महीनों के करंट चाहिए तो मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, मई से लेके अभी तक जनवरी तक पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आप जाइए वहाँ पर आराम से रिवीजन करिए, पढ़िए, सारे करंट्स को समझिए। कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए। और गाइज़ ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बने।